गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान। इसमें देखेंगे अध्याय 11 है गुरुत्वाकर्षण। इसमें कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं हमने, अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़े हैं और ये बहुत अच्छा टॉपिक ये है कि मुक्त पतन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति या कोई भी किसी चीज़ को, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता है तो हम देखेंगे कोई बच्चा जो है गेंद है उस गेंद को किक करता है, ठीक है, उसको मारता है तो वह ऊपर की ओर उछालता है। ठीक है, तो जहाँ से वह जो गेंद है वो गति करना प्रारंभ करता है तो वह उसकी प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी, और जहाँ वो जितनी ऊंचाई तक जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई कहाँ हो जाएगी? सेंटर पर। ठीक है, यहाँ से वह अपनी अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, फिर वहाँ से वह फिर नीचे की ओर वापस आना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ वह प्रारंभिक स्थिति से गति करना प्रारंभ किया और वो अपनी अंतिम स्थिति में जब आएगा तो जहाँ रुक जाएगा गेंद वो उसकी अंतिम स्थिति हो जाएगी। ठीक है, जहाँ वह नीचे गिरना रुक जाएगा वह उसकी अंतिम स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में था। अब देखेंगे इसमें ये यहाँ बिंदु दे दी गई है, ये बिंदु प्रारंभिक स्थिति को दर्शा रहा है। ये बिंदु जो है इसकी अधिकतम ऊंचाई, ये गेंद सबसे ज़्यादा कितनी ऊंची गई तो ये सबसे ज़्यादा इतनी ऊंची गई, इस बिंदु को दर्शा रहा है सी। और उसके बाद जब नीचे आते गई तो ये नीचे कब पहुंची या कि इसकी स्थिति क्या थी जब ये जमीन से टकराई, तो ये ई स्थिति बता रहा है। ठीक है, ये जो है अंतिम स्थिति है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये एक प्रक्षेप गति कर रहा है तो इसके शुरुआत से ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, चित्र क्रमांक 3, गेंद पी की गति का पथ। ठीक है, गति का पथ। इसमें देखते हैं मुक्त पतन जो हुआ। चित्र 3 में दिखाए अनुसार एक बालक गेंद को पृथ्वी से ऊपर किक करता है। गेंद का ऊपर जाने से लेकर नीचे आने तक का पथ ABCDE द्वारा दिखाया गया है, जिसमें A गेंद की क्या है? प्रारंभिक स्थिति है, C गेंद की अधिकतम ऊंचाई है तथा E जो है गेंद की अंतिम स्थिति है। यहाँ A है, ये B है, तो B यहाँ बीच में ही है, जिस गति से जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। अधिकतम ऊंचाई जो है उसको C कहेंगे, और ये जो जहाँ ये गेंद अपनी जमीन से टकरा रहा है उसको कहेंगे E। ठीक है, तो यहाँ E पर ये टकरा रहा है, A से प्रारंभ किया है, ये प्रारंभिक स्थिति, E जो है अंतिम स्थिति हो गया, C जो है इसकी अधिकतम ऊंचाई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ चित्र में भी दिया है, देख लिए आपने। अब देखेंगे क्या आप बता सकते हैं कि BCD एवं E अवस्थाएं पर P के ऊपर कौन कौन सी बल क्रियाशील हैं? तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल एक के अलावा वस्तु P पर कोई अन्य बल भी क्रियाशील है जो वस्तु की गति करने के लिए प्रयोग में आया है? ठीक है, क्या वस्तु को पैर से किक करने के बाद भी वह बल क्रियाशील होती है? यदि हाँ तो क्रिया कितने समय तक क्रियाशील रहेगा? इस क्रियाशील बल के कारण वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा? यदि इस पथ में वस्तु पर सिर्फ पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील करे और यह बल पृथ्वी के केंद्र की ओर क्रियाशील करे तो ऐसे वस्तु कैसे ऊपर की ओर जा रही है? ये सभी स्वाभाविक प्रश्न हैं। अब देखना, अगर कोई वस्तु, आप पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है लेकिन वो वस्तु तो ऊपर जा रही है, तो मतलब जितनी बल से पृथ्वी आकर्षित कर रही है तो जो वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल है उससे ज़्यादा होगा, इसलिए वो ज़्यादा बल की ओर कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। अब देखते हैं इसमें, ऐसा अक्सर सोचा जाता है कि यदि वस्तु में गति है तो उस पर जरूर गति की दिशा
के बल लग रहा होगा, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। आपने बल एवं गति के नियम के अध्याय में देखा कि जरूरी नहीं कि यदि वस्तु गति कर रही है तो उस पर कोई बल क्रिया कर रहा हो। हमने गति के द्वितीय नियम से यह भी देखा है कि वस्तु के ऊपर क्रियाशील बल संवेग में के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। F बराबर ma, जो कि त्वरण और द्रव्यमान, तो इसको बोलते हैं संवेग में परिवर्तन के दिशा के बराबर। P बराबर mv, ये ऐसा ही पढ़े। तो ये क्या था, सब ये नियम जो थे द्वितीय नियम से ही देखे, ये सब नियम मिले। और इसमें क्या देखे हमने कि किसी वस्तु के ऊपर क्रियाशील बल जो है संवेग के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि संवेग की दिशा में, यदि वह संवेग की दिशा के विपरीत हो तो वह संवेग को घटाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे, अगर संवेग की दिशा में है तो वह बल बढ़ेगा, लेकिन संवेग की दिशा के विपरीत है तो वह क्या करेगा, घटाएगा, संवेग को घटाएगा। वास्तव में चलती हुई हर वस्तु की गति के विपरीत वायु बल लगाती है, मगर यह बल बहुत कम होता है और सहजता के लिए वायु द्वारा लगाए गए बल को हम अधिकांशतः नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी वस्तु को ऐसे जा रहे हैं, या मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, या ये पेन भी हिल रहा है, तो ये पेन को भी रोकने के लिए यहाँ पर की आसपास की वातावरण की वायु जो है इसको रोकने का प्रयास कर रही है, इस पर इसके विपरीत दिशा में बल लगा रही है, परंतु वह बल एकदम कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको नगण्य मान सकते हैं। सहजता के लिए इसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे, हम जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम वस्तु को प्रारंभिक गति देते हैं। इस प्रारंभिक गति तथा संवेग के लिए बल चाहिए। शुरू में फेंकते समय हम बल लगाते हैं, पर सवाल यह है कि जब वस्तु के हाथ से निकल जाती है तब क्या हाथ से दिया हुआ बल वस्तु पर अब भी क्रिया कर रही होगी। तो हाँ, गति के प्रथम नियम के अनुसार बल लगाने पर वस्तु की गति का संचरण होता है और फिर जड़त्व के कारण वस्तु के ऊपर दिशा, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ देखना, जड़त्व का पहला नियम क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो गतिमान हो जाएगी, स्थिर वस्तु पर बल लगाएंगे तो गतिशील हो जाएगी, गतिशील वस्तु पर बल लगाकर रोकेंगे तो वो रुक जाएगी। और ये चीज़ भी है कि अगर कोई वस्तु पर बल लगा दिया जाए तो वो गति करने लगेगी और वो उसकी गति तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर नहीं रुक रहा है। मतलब अगर उसकी गति पकड़ लिया एक बार, उसने कोई वस्तु ने एक बार गति पकड़ लिया तो वो चलते ही रहेगी। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाएगा नहीं जाएगा वह रुकेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, वस्तु अगर किसी वस्तु पर बल लगाए तो गति के संचार होता है, ठीक है, और फिर जड़त्व के कारण वस्तु ऊपर की दिशा में चलती रहती है। हाथ से निकलने के बाद भी वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही क्रियाशील होता है। इसका अर्थ हुआ यह कि वस्तु में जो त्वरण होगा वह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा, ठीक है। तो वस्तु में जो त्वरण होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा। वस्तु की गति की जिस स्थिति में वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील हो उस स्थिति को क्या कहेंगे, स्वतंत्र रूप से नीचे गिराना या मुक्त पतन कहा जाता है। देखना, आप इस चीज को फिर से आप पढ़िए और समझिए कि वस्तु की गति की जिस स्थिति में वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील हो उस स्थिति को यहाँ पर
क्या आपको ये चीज़ समझाया जा रहा है इसमें कि अगर कोई वस्तु जो है स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, ठीक है, किसी भी स्थिति पर कोई वस्तु जो है स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो वह स्वतंत्र रूप से अगर गिर रहा है तो ये स्वतंत्र रूप से जो गिर रहा है उसी को क्या कहेंगे, मुक्त पतन कहेंगे। इस पर कोई और बल नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ही बस लग रहा है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, मुक्त पतन कहेंगे। फिर से देखते हैं, वस्तु की गति, जिस स्थिति में वस्तु सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील हो उस स्थिति को क्या कहेंगे, स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना या मुक्त पतन कहा जाता है। क्या आप ऐसी कुछ परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं जहां वस्तु मुक्त पतन की अवस्था में होती है? तो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे और फिर से बताएंगे हमको, ठीक है। आपने गति के अध्याय में वस्तु की गति के समीकरण के बारे में पढ़ा, गति का समीकरण पढ़ा। यहाँ पर त्वरण क्या था, ए था, परंतु यहाँ गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, तो ए के स्थान पर जी लिखकर हम यह बताते हैं कि त्वरण जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, ठीक है। अब देखना, ये स्मॉल जी है, ये आपने सूत्र पढ़े थे, v बराबर u प्लस at, ठीक है। वेग जो है प्रारंभिक धन त्वरण और t का गुना होता है। यहां पर देखना, एक बार ये चीज देखेंगे कि आप गति के नियम में पढ़े हो, गति के समीकरण में पढ़े हो, वही चीज समीकरण सेम है, परंतु यहाँ g के स्थान पर मतलब a के स्थान पर स्मॉल g है और यहाँ s जो था विस्थापन था, वहाँ ऊंचाई ले लिया है s के स्थान पर h ले लिया है, ठीक है, बाकी सेम है। इस प्रकार से कुछ उदाहरण लेके समझने की कोशिश करेंगे आपने और देखेंगे कि ये उदाहरण जो है इसको आप करेंगे, ये आपका HW है, क्योंकि सूत्र यही है, यही तीनों को सूत्र को आपको याद करवाई भी दिए थे पार्ट 5 में, और यहाँ पर भी इसके स्थान पर A के स्थान पर G और S के स्थान पर H है, बाकी सेम है। इस सूत्र को याद करेंगे और यहाँ यही आपका HW भी करेंगे इसको, और इस प्रश्न में जितने आंकिक प्रश्न हैं इसको पढ़ेंगे हम। कल इस प्रश्न को दोबारा रिवीजन कर देंगे भले ही से, लेकिन आप लोग इसको घर में बनाकर देखेंगे।